नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अहम बात आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान रशीद राहिल। आज की अहम बात में जो हमारे साथ मेहमान हैं वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा लीडर जनाब समीर इकबाल साहब, जो कि बांडीपोरा से है, और समाजी व सियासी कारकुन और तजिया निगार हमीद नासिर साहब। आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम। आप सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो रहा है। एक तरफ 10 साल के बाद यूटी के अंदर असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं, और इन इंतखाबात में दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आज 1987 के बाद पहली मर्तबा बहुत सारी जमातें और बहुत सारे कैंडिडेट, जिनमें सेपरेटिस्ट लोग भी शामिल हैं, वो इंतखाबात लड़ रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं समीर साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आज इंतखाबी दंगल हो रही है, इस दंगल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आपको नजर आ रही है? राहिल साहब, पहले बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी टॉप लेवल पे थी, लोगों के दिलों में थी, हमेशा लोगों के मुफाद के लिए उन्होंने काम किया, और आज भी वहीं पे है, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पे अगर हमारे इस मुसीबत से कोई जमात निकाल सकती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर हमेशा जब जब यहाँ पे कश्मीर में उन्होंने पावर में रह के काम किया या अपोजिशन में रह के काम किया, उनका एक सबसे क्लियर एजेंडा है, एक ही, कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की आवाम, तामीरी तरक्की, डेवलपमेंट्स, ये उनका पहला मुद्दा है। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और तामीर तरक्की का पहला मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये समीर साहब का कहना है। हमीद नासिर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इंजीनियर रशीद जो 5.5 साल के करीब जेल में रहा, अब उनकी रिहाई, फिलहाल इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए कोर्ट ने उनको रिलीज किया है, इंटर्म बेल है, 2 अक्टूबर को उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो हवा मैदान में चल रही है, कहां पर देख रहे हैं यहाँ की सियासी पार्टियों का जो सियासी तकदीर है, कहां पे है? देखिए, जहाँ तक इंजीनियर रशीद साहब का ताल्लुक है, और आप वो रिहा हो गए हैं, इंटरिम बेल मिली है, तो 2 अक्टूबर को वापस जा रहे हैं। बहरहाल ये कानूनी मामला है, वो उसी अंदाज से होगा। और जहाँ तक उसका अब सियासी रोल यहाँ क्या बनता है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, इसके अलावा भी बीर सिंह की जमात भी लड़ रही है, बहुत सारी और भी पार्टियाँ हैं, कुछ आज़ाद लोग भी उठे हैं। जब मैं अपना तजिया कर रहा हूँ तो अक्सर जो भी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, चाहे वो आज़ाद लड़ रहे हैं या किसी पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं, हर एक का अपना अपना मकाम है, अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और हर एक को एक नज़र है। अब ये मामला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी है, वो गुज़श्ता कई बरसों से यहाँ इंतखाबात तो लड़ ही चुके हैं, लेकिन इक़्तिदार में भी रहे हैं। ज़ाहिर है कि उनकी कोई बेस होगी अपने अवाम में। अब जहाँ तक रशीद इंजीनियर साहब का ताल्लुक है, तो नॉर्थ में उसकी अपनी एक बेस है, हम नहीं कहेंगे कि नहीं, क्योंकि हाल ही में वो एक पार्लियामेंट मेंबर बन चुके हैं, वोट ले लिए हैं, सज्जाद साहब को हरा दिया है, साहब का एक्स एमएलए को भी हरा दिया है, एक्स मिनिस्टर सीएम को हरा दिया है, तो लिहाजा उसके पास भी एक वोट बैंक है, और शायद उसको वही अंदाज़ा है, उसी दमखम के साथ, उसी जोर जज्बे के साथ वो आप मैदान में आ रहा है। इस हवाले से, क्योंकि मुझे जब मैं जेल था, जेल में लोगों ने मुझे सपोर्ट दे दिया, अब चूँकि उसने बहुत सारे कैंडिडेट्स कश्मीर में उठाए हैं, उसका अपना एक अंदाज़ है कि शायद साउथ में भी लोग या सेंट्रल में भी लोग शायद मुझे उसी अंदाज से देखेंगे, उसी निगाह से देखेंगे। अब ये भी देखना है कि जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसियों में हम देख रहे हैं, पीडीपी की अपनी एक साख है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी साख है, भीम सिंह की भी अपनी एक साख है, बीजेपी की अपनी साख है, कांग्रेस की भी अपनी साख है। ये देखना है कि मतलब कबल वक्त कहेंगे कि कितना असर ये डालेंगे, मुतासिर करेंगे। ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन कितना असर डालेंगे वो कबल वक्त होगा। कितना असर डालेंगे वो कबल वक्त कहना होगा, लेकिन एक बात साफ है कि असर अंदाज पार्टियां होंगी। समीर साहब, उमर साहब गांधरबल से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वहां सरजान बरकती ने फॉर्म भर दिया, तो उन्होंने कहा कि जहां मैं जाता हूं वहां मेरे पीछे पीछे सेपरेटिस्ट लोग आते हैं। अब उन्होंने भीरवा में भी अपना फॉर्म दाखिल कर दिया है। अभी चंद ही दिन रह गए हैं इंतखाबात को। उमर साहब को कहीं ऐसा लग रहा था कि
इंजीनियर रशीद के आने से या सेपरेटिस्ट के आने से वो कहीं डर महसूस कर रहा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ना पहले भी डरी है ना अभी भी डर रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद तंजीम है जो अपने दम पे इलेक्शन लड़ रही है और अपने कैंडिडेट्स हर जगह पे हैं। इवन कि आपको भी राहिल साहब पता होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर इतना वास्ट है कि हर जगह से दो तीन कैंडिडेट्स रेडी बैठे हुए थे कि हमने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो फोर्स है, जो सिपाही होते हैं, वो हमेशा रेडी होते हैं। अब जैसे कि आपने बता दिया कि हुर्रियत या आप सर्जन बरकती की बात कर रहे हो कि वो गांधरबल से लड़ रहे हैं या बीरवा से लड़ रहे हैं या बड़गाम से लड़ रहे हैं, तो पहली बात यह है कि सब ने उनको वेलकम कर दिया, क्योंकि आज सबसे अच्छी बात है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो कम से कम 20 से 15 लोग जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने किस्मत आजमा रहे हैं इलेक्टोरल प्रोसेस में, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मगर पब्लिक जो है बिल्कुल उन्होंने समझा हुआ है यहाँ पे पिछले टाइम से क्या रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे तो मैं सिर्फ इन 20 साल की बात करूँगा। 20 साल यहाँ के लोगों के साथ कौन खड़ा रहा, जैसे कि अभी मेरे साथी ने बोला है कि इंजीनियर साहब की बात करें, चलो उसको भी पूरा हक है अपने लिए काम करने के लिए, अपने तंजीम के लिए काम करने के लिए। उन्होंने 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन है बढ़ चढ़ के उसने ये उनके बेटे ने कैंपेनिंग की है और बेशक उनको वोट दिया है, क्योंकि वोट तो पब्लिक ने ही डाला है। तो पब्लिक ने जब उस टाइम पे वोट डाला है तो आज उनको पता है कि हमने जो वो वोट डाला है वो किस लिए डाला था, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले 10 साल से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो यहाँ के हमारे जवान जो है वो काफी जज्बाती थे। तो उनको वो वाला सीन लगा कि नहीं, हमारा अगर कोई हल कर सकता है, क्योंकि एक कुछ नारे लगे हुए थे, वोट त्योहार, मतलब वोट का बदला त्योहार, जेल का बदला वोट से। तो खैर हम जवान है, हमारी जो यहाँ की पीड़ा है, उन्होंने बहुत मुश्किलातें देखी है और वो जो मुश्किलातें हैं वही उन्होंने इजहार किया। उन्होंने उमर साहब को नहीं हराया, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं हराया, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस लोग खिलाफ होते हैं तो हमने तो तब भी कश्मीर से 2 सीटें ली है। सेंट्रल कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर रोहला साहब उन्होंने उसको पार्लियामेंट में भेजा है, अल्ताफ साहब को भेजा है पार्लियामेंट, और लेह लद्दाख से आप देख सकते हो वहां से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पहले का था और अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसने वहां पे कांग्रेस को आई थी सीट, बट एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्योंकि वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही कैडर था, जब उसने जीत के वो पार्लियामेंट में चला गया। अब ये जरूरी नहीं होता है कि जो वोट शेयर किसी का बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी का काम। अब लोगों को वो पूरी तरह से आया है कि उस टाइम पे क्या हुआ है, अभी क्या करना है। जहां तक मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल बताऊंगा, मैं बहुत जगह पे जैसे कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे इंजीनियर साहब के जो बंदे हैं वो पहले तो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, ठीक है, मैं मानता हूं, ठीक है, ये भी, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात है उनका कोई कैंपेनिंग, लोगों को डेवलपमेंट के बारे में नहीं बोलते हैं, लोगों को कुछ वो नहीं बोलते हैं जो जवानों को चाहिए कि हमने आपके लिए काम करना है। बहुत सारी चीजें होती है जो हमारा वोट फाइनलाइज, उसलिए हम वोट डालते हैं ताकि हमें कुछ रियायत मिले, हमें कुछ आसानी मिले, और वो वेट कर रहे हैं वो चमत्कार का। वो चमत्कार रोज रोज नहीं होता है, चमत्कार एक बार होता है। वो जो समीर साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा। हमीद नासिर साहब, यहाँ एक बात चली कि इंजीनियर की बात चली कि इंजीनियर साहब को उस वक्त जो वोट मिला है वो सिर्फ सिंपैथी का वोट मिला था, शायद आज के डेट में वो नहीं होगा। आप किस नजर से देखते हैं, क्या वाकई इंजीनियर रशीद आज की डेट में शुमाली कश्मीर में या जनूबी कश्मीर में जो उनकी रैलीज देखी गई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ सीटें हासिल कर सकता है, क्या लगता है? देखिए, मतलब जहाँ तक हम ये कहते हैं कि हमने जहाँ तक देखा है, महसूस किया है, हर हवाले से, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में भी या कॉन्स्टिट्यूंसी में भी थोड़ा बहुत हमने देखा है कि इंजीनियर साहब का असर हुआ है। इससे पहले तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब से पार्लिमानी इंतखाबा उसने जीत लिया है उस दिन से थोड़ा असर हुआ है, क्योंकि जो नारे उन्होंने दे दिए, उसने बच्चे ने जो दे दिए, वो अपनी जगह अलग है, लेकिन आम जो उनके लीडर थे वो उस अंदाज से अपनी पॉलिसी, अपना प्रोग्राम पेश नहीं करके। लेकिन गुज़श्ता दिनों जब इससे कबल जब इंजीनियर साहब रिहा हो गए, उससे पहले उसके यहाँ आया इनाम नबी साहब हैं, शायद उसके चीफ स्पोक्स पर्सन, उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस अंदाज से उसने लोगों के जज्बात उभारे, चाहे तमीरी तरक्की की भी बात की है उसने, सियासी मफादात की भी बात की है उसने, और इतना ही नहीं बल्कि जो नौजवानों के लिए रोज़गार की बात वो भी उसने की है।
उस अंदाज से लगता है कि नहीं, उसने भी अपना जो मैनिफेस्टो था उसने आवाम के सामने उसने इतना ही नहीं, कथा कलम अब उन्होंने तकरीबन जो सेपरेटिस्टों का प्रोग्राम था या उनका जो मकसद था या उनका जो रास्ता था, उन्होंने वो अपनाकर मसले कश्मीर की बात की। देखिए उन्होंने मसले कश्मीर की बात की। क्या वो मसले कश्मीर की बात या जो उन्होंने रायशुमारी की बात की, खुलेआम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लखनपुर से उन्होंने JKLF का नारा दिया, लखनपुर से गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर जम्मू कश्मीर एक है और हमारा है, इस का फैसला यहाँ की आवाम कर सकती है। क्या वो रायशुमारी का नारा उसके लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है? ना उसके लिए वो फायदेमंद है और नुकसानदेह क्या होगा तो वो अलग बात है, लेकिन फ़ायदेमंद भी नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं गुज़श्ता 70 बरसों से अब 3 पीढ़ियाँ बदल चुकी हैं। ये सब कुछ गुज़श्ता 70 बरसों से देख रहे हैं यहाँ की सियासत क्या है, किस नाम पर चली है, किस तरह चली है, लेकिन कितना वो फ़ायदा देगा, शायद ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। अलबत्ता यहाँ के लोग जो चाहते हैं, उन्हें एक वो अमन की बात चाहते हैं, अमन का रास्ता चाहते हैं, तरीकी का रास्ता चाहते हैं, और इसके अलावा वो सबसे बहुत बड़ी बात जो उनके लिए है, वो चाहते हैं यहाँ की जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले। और उसके लिए किसके पास क्या प्रोग्राम है, क्या एजेंडा होगा, क्योंकि बार बार अवाम के जज्बात और एहसास का इस्तेसाल नहीं किया जा सकता है। कब तक अवाम के जज्बात के साथ खेला जाएगा, ये दूसरी बात है। बहरहाल सियासी दंगल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सनी साहब, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम की बात करता है और तामीर तरक्की की बात करता है और औरतों की रिजर्वेशन और जवानों के रोजगार के लिए बात करता है, अक्सर देखा गया है कोई खास नौजवान या कोई खास जो खवातीन उम्मीदवार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर रिजर्वेशन की बात करें, 33% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था, लेकिन एक महिला उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, जिन्हें क्या वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूथ और खवातीन को इग्नोर किया? नहीं, हमारी अगर आप देखोगे, हमारी बड़ी सीनियर लीडर है सकीना जी इलेक्शन लड़ रही है, हमारी यहाँ हबक दल से है शमीमा जी इलेक्शन लड़ रही है। तो खैर ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया धीरे धीरे करके, इंशाल्लाह रहमान। जैसे कि अभी रिजर्वेशन की बिल भी हो सकता है कब पास होगी, तो ऑलमोस्ट उसमें तो क्लियर है। बट इवन कि अगर हम वुमेन्स फोक देखेंगे, हमारी पार्टी में सबसे ज़्यादा वुमेन्स फोक है। इवन कि मुझे लगता है कि आज की डेट में जो हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें वुमेन्स में इतनी बड़ी उभर के होकी है, क्योंकि वो तो पार्टी ही बना रही है ना। वहाँ पे आप देख लो वुमेन्स के लिए काफ़ी सारा कुछ है। अब ये है कि जैसे आप बोल रहे हो कि जवान, हाँ ठीक है, ये अचानक जो ये प्रोसेस हो गया जो इमीडिएटली, क्योंकि अभी हमें कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ी है जम्मू कश्मीर के लिए, हमें अलायंस करना पड़ा जो ये नेशनल कांग्रेस के साथ। अगर हम देखें तो कांग्रेस तो कश्मीर में ऑलमोस्ट उतना यहाँ पे स्ट्रांग नहीं था, बट हमने कुर्बानी दी। हम ऑलमोस्ट पिछले 5 साल या 10 साल से कंटिन्यू लोगों के लिए काम करते हैं। हमें कभी कहीं पे ऐसी जगह पे हमें सीट छोड़नी पड़ी कांग्रेस के लिए, अगर हम वो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये थॉट प्रोसेस है वो हमारा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट के लिए है, क्योंकि हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर इस जो उलझे हुए मसले में हमें इस टाइम पे निकालना है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमने अपनी सीट किसको दे दी है। मैं अगर बांडीपुरा की बात करूं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के अवाम को जो मसाइल है उनसे निकालना चाहते हैं। आपकी तंजीम ने नारा दिया था कि ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया जब 96 में उनकी सरकार आ गई, उसके बाद जब उमर अब्दुल्ला भी आ गए तो तब भी उन्होंने मसले कश्मीर की बात की थी, ऑटोनॉमी की बात की थी, लेकिन आज तक कुछ सियासी तौर हासिल नहीं कर पाए। क्या सियासी नारा आज भी उनके मंशूर में है? क्यों? देखो राहिल साहब, आपको पता है कि जो 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है वो तो आया है। मेरे से ज़्यादा आप मीडिया से हो तो आपको ज़्यादा पता है कि उस दिन किसी को ना पता था, उस रात ना कुछ किसी को पता था क्या होने वाला हो गया। चलो खैर, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में भी मसला है, उसमें हमारे सीनियर लीडर्स उस लिए बोल रहे हैं। बट अभी जो ये इलेक्शन प्रोसेस है, हमारा मैनिफेस्टो क्लियर है कि अभी सबसे बड़ी बात कि हमने जो मैनिफेस्टो में रखा है, चलो पावर को मैं छोड़ के बाकी चीज़ें, हमने जो प्रोटेक्शंस रखे हैं, लैंड प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट जॉब्स, जिस आप देख रहे हो, जैसे कि ये इंजीनियर साहब की बात कर रहे थे मेरा साथी, कि उसका जो नारा था हक हमारा राजशुमारी, पहले तो उसका मैनिफेस्टो में है ही नहीं। और दूसरी बात, जो इक्वेशन ऑफ वुमेन्स को रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, अगर सरजान बरकती की बेटी फॉर्म भरने गांधरबल आई है तो उसको किसी ने नहीं रोका है। अगर सरजान बरकती की बेटी बड़गाम या बीवा में चली गई, उसको तो लोगों ने वहां पे वेलकम कर दिया। बट जब वो लंगेट में चली गई, जो इंजीनियर साहब बोल रहे थे कि नहीं मैं इस सियासत को खानदानी नहीं बनाना चाहता हूं,
تو آپ دیکھ لو کہ اگر اس کو صحیح میں کشمیر کے لیے درد ہوتا ہے تو پھر تو سرجن برکتی کی بیٹی کو وہاں پہ فارم بھرنے دیتے. اس نے تو اپنے باڑی پائی کو کھڑا کر دیا. تو اب وہ کون سی سیاست کیا؟ آپ کا کہنا یہ ہے کہ لیڈر کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے. حمید ناصر صاحب ایک ون ورڈ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا لگ رہا ہے کہ آنے والی جو نئی اسمبلی ہوگی اس کا خد و خال کیا ہوگا؟ ان شارٹ فریکچرڈ مینڈیٹ. سمیر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آنے والی اسمبلی کا خد و خال کیا ہوگا؟ جنتا جناردن، جنتا کو پتا ہے ہمیں کس کو ووٹ کرنا ہے. آج جنتا کو پوری طرح سے پتا ہے، جموں کشمیر کے پورے عوام کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جو پالیسیاں چل رہی ہے ان کو آیا ہے. لہٰذا انشاءاللہ الرحمن مجھے پوری امید ہے فریکچرڈ مینڈیٹ نہیں آئے گا. وہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس اور جو ہمارا الائی پارٹنر ہے کانگریس ان کو پوری طرح سے سمرتھن دیں گی. اور وہ ہر جگہ پہ جیسے 18 تاریخ کو ہے، 25 تاریخ کو ہے اور 1 تاریخ کو فیز 3 کلیئر ہوتا ہے، وہ پورا ووٹ حق کے لیے دیں گے، اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے دیں گے. اور ان کو اب کتنا بھی ہم ادھر ادھر کریں بہلائیں گے، وہ انشاءاللہ الرحمن جموں کشمیر کے ہر ایک انسان کے لیے، فرد کے لیے اچھے سے ووٹ دیں گے. جموں کشمیر کے عوام کو ہر حال میں پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس کو ووٹ کرنا ہے. یہ آنے والے اگلے مہینے کے 8 اکتوبر کو پتا چلے گا کہ یہاں کا سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. حمید ناصر صاحب، سمیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ایشین میل کے اس خصوصی سیگمنٹ میں. انشاءاللہ پھر آپ کو تکلیف دیں گے، پھر کبھی بلائیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.